मंसूर हसन आपकी खिदमत में एक मरतबा जीन्स सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हमने पहले भी जो वीडियोस थी उसमें कुछ मेरे ज़ाती थे और कुछ मेरे अपने इलाके के और जो भी है यानी जिसको मैं कुछ किसी हद तक मैं विटनेस हूँ, तो उसके मैंने वाक़यात आपको गोशगुज़ार किए थे और उनमें से एक दो मज़ीद वाक़यात ऐसे हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। महमूदाबाद मंज़िल कॉलोनी में किसी ज़माने में ये पुश्ता बन रहा था। ये 1986-87 के दरमियान की बात है और ये जनाब अली पुश्ता उस वक्त कच्चा था बिल्कुल जब बनाया गया था और इसको उस वक्त पुख्ता करने का कोई शायद प्रोग्राम नहीं था, माँ सिवाय पुश्ता बनाने के इसका कोई प्रोग्राम नहीं था। और उस पुश्ता बनाने के लिए यानी बंद बनाने के लिए एक तरह से जो मिट्टी इस्तेमाल की गई थी वो गिरदनवा की थी। कुछ में रिहायशी इलाके थे, तो जब आप लांडी से आते हैं कुरंगी की तरफ क्या नाम है ड्रिग रोड की तरफ, ड्रिग रोड से पीएफ की तरफ, पीएफ से फिर आप कुरंगी की तरफ जाते हैं, कुरंगी नासिर कॉलोनी तक ये पुश्ता बना हुआ है और फिर आगे समंदर से मिल जाता है। तो ये उस तरह से जब आप आएंगे जिस तरह मैंने तरतीब बताई है, तो सीधे हाथ पे आबादी और उल्टे हाथ पे वो बिल्कुल बेकार इलाका है, जो मतलब जहाँ पर पानी का उन्होंने डैम उन्होंने तामीर किया था गवर्नमेंट ने। तो वो ये कि लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों से मिट्टी ली गई। लेफ़्ट हैंड से जो मिट्टी उठाई गई थी वो सारी की सारी कच्चा इलाका था। अब उसमें खेत खलियान भी आ गए, उसकी मिट्टी भी उसमें शामिल हो गई। कुछ कब्रिस्तान के इलाका भी ऐसा है जो मतलब उसमें शामिल कर दी गई उसकी मिट्टी वगैरह। तो ये जब पुश्ता बन गया कच्चा, उसके बाद कुछ अर्से बाद जनाब उनको ख्याल आया कि जनाब इसके ऊपर रोड बन जाए ताकि जो उसके 2-3 मकासद पूरे हो जाएँ। तो वो जनाब कायदा वहाँ से वो स्टार्ट होता है रोड जनाब, वो बस्ती के ऊपर रोड 2-3 रोड बनाए गए, एक टॉप पे, एक लेफ्ट हैंड में मस्जिद बनाया गया, एक और उससे नीचे मस्जिद बनाया गया। और गर्जी के 2-3 रोड्स जब बनाए गए तो पुश्ता आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा होता गया और जैसे जैसे चौड़ा हुआ तो यकीनन उसमें मिट्टी की और मकदार की ज़रूरत पड़ गई। तो जनाब वो मिट्टी जो सी वहीं से साइडों से ली गई, लेफ़्ट हैंड से ख़ास तौर पे, और वहाँ ये समझ लीजिए कि एक कब्रिस्तान था जो मंज़िल कॉलोनी के सामने लगता था। वहाँ से जो मिट्टी उठाएगी तो ये जो हमारे इस किस्म का काम करने वाले अहबाब होते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और इनको ज़्यादा इस बात का शऊर नहीं होता कि हम मिट्टी ले रहे हैं तो आया ये क्या जगह है। वो कब्रिस्तान की मिट्टी साइड से लेते लेते जनाब मेरी वहाँ से कब्रों की भी मिट्टी उठा के ले गए। कब्रों के साथ साथ वो बड़े बड़े चूँकि ट्रॉलर थे जिसमें मिट्टी उठा के ले गए और वहाँ उन्होंने डम कर दिया, ले जाके खाली कर दिया। वो जब एम्प्टी करते थे तो पता ही लगता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, तो वो वैसे के वैसी मिट्टी फैला दी जाती थी। तो उसमें जनाब अली कब्र की मिट्टी तो आई, साथ में मुर्दे भी आ गए, उनके जो स्ट्रक्चर्स थे पुराने और नए वो सारे उसके अंदर आ गए। तो अलगर्जी ठीक ठाक बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की मिट्टी और कब्रें उसमें शामिल हो गई और ख़ास तौर पर वो इलाका मंज़िल कॉलोनी काफ़ी हद तक क्रॉस हुई थी, जहाँ इकरा यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक मशहूर ज़माना जो डिफेंस व्यू की तरफ है, तो उससे पहले तक ये मिट्टी इस्तेमाल की गई कब्रिस्तान की। तो वो जो जनाब वो जब मिट्टी का वो उसको जायज़ा लिया गया तो जैसी बात है आम मिट्टी समझ के उसको प्रेस कर दिया गया और उसके बाद रोड बना दिया गया। रोड बन गया, उस पर ट्रैफिक रवां दवां हो गई और काफ़ी दिन तक चलता रहा मामला ये। तो फिर अचानक वो टुकड़ा जो मंज़िल कॉलोनी का बिल्कुल किनारा कहलाता था, वहाँ पर यानी जो अवामुल नास थी मंज़िल कॉलोनी की, वहाँ पर वो उतर के वहाँ से पैदल मंज़िल कॉलोनी की तरफ जाया करती थी। तो वो एक छोटा सा मोड़ था। एक नेचुरल सी बात है कि जनाब जो कोई ट्रैफिक जो जिसमें ट्रैफिक में जो ड्राइवर चलता है तो वो समझता है इस चीज़ को कि जब ये मोड़ आता है तो हल्का सी स्पीड कम करनी चाहिए। तो वो मतलब इतना छोटा मोड़ नहीं था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का, वो अब भी लोग देख सकते हैं उस इलाके को। तो वो बड़ा मोड़ था लेकिन उसके बावजूद लोग स्पीड बहरहाल बहुत कम करते थे। उसकी वजह ये थी कि को लोगों को कहना चाहिए कि जी यहाँ हम जब जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो हमारी गाड़ियों की स्पीड कम करने के बावजूद गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यानी हम स्पीड कंट्रोल में हमारे, लेकिन गाड़ी अनफान स्पीड पकड़ लेती है और कई मरतबा ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली कि गाड़ी स्लिप हुई और जनाब अली पुश्ते से सीधा नीचे।
اور یہ ایک آدھ واقعہ نہیں ہوئے، وہاں پر مسلسل کار، ٹرک، خاص طور پر مزدہ پبلک ٹرانسپورٹ، تو اس مزدہ میں جب جو پبلک بیٹھتی تھی جناب علی، وہ اس کی بہت گھائل ہوئی اور بے تحاشا مطلب لوگ وہاں پر مطلب زخمی تو بہت زیادہ ہوئے اور اموات بھی بہت ہوئی ان ایکسیڈنٹس میں۔ وہ آنند فانی بات مشہور ہو گئی جناب، یہاں موڑ پہ اسپیڈ آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے، تو گورنمنٹ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے مطلب سروے کروایا تو یہ حقیقت نکلی، لیکن گورنمنٹ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں تھوڑا دبا لیتی ہے اس چیز کو، لیکن یہاں جو مسلسل پہ در پہ یہ واقعات ہوئے، لوگوں کا بہت جانی مالی نقصان ہوا، تو وہ جب نقصان ٹھیک ٹھاک پہنچا اور لوگوں کا شور شرابہ، وہاں پر دھرنا دیا گیا، کافی لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے ہڑتال کی، یہ اس کی انکوائری کرا جائے کہ کیا وجہ ہے، کیوں مطلب ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال انکوائری کرائی گئی تو کچھ وہاں پر جو دینی مذاہب کے لوگ تھے مختلف فرقوں کے، تو وہ انہوں نے مطلب آ کے دیکھا، اس کو چیک کیا، تو کچھ احباب نے انہوں نے مشورہ دے کے دیکھیں یہاں قبرستان ہوا کرتا تھا، اور جناب اچھا جو سمجھدار تھے وہ فوراً پہنچ گئے کسی نہ کسی طریقے سے، انہوں نے کہا دیکھیں جناب یہ قبرستان سے مٹی اور اٹھائی گئی تو اس کے اندر قبریں، اس کی ہڈیاں، باقیات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، اس کا کسی نے کوئی خیال نہیں رکھا۔ اب جا کے قبرستان کو چیک کیا تو وہاں جناب علی آدھی سے زیادہ قبریں غائب۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہو، چلو ہو گیا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اب پھر دینی جو جماعتیں تھیں اس میں کچھ ایسے لوگ تھے سیانے، وہ کہنے لگے دیکھیں یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کام ہے، جو مطلب جو زمین میں مل گیا وہ مل گیا، دیٹس آل، لیکن اب اس کا مطلب کیا سدباب ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب پھر وہ وہاں پر کچھ وہ پڑھائی وڑھائی کی قرآن پاک کی، اور جناب علی جو عقائد والے لوگ تھے جس طرح کے وہ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق وہاں پڑھائی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، تو غفور الرحیم ہے جناب، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی سنی، اور وہ جناب علی وہ علاقہ پھر آہستہ 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 پرامن ہوا۔ پھر جب ٹریفک بحال ہوا تو اب بھی لوگ ڈرتے ہیں اس علاقے سے گزرتے ہوئے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بالکل پرامن علاقہ ہو گیا وہ۔ کیونکہ میں کسی زمانے میں اس محمود آباد میں ایک رہائشی ہوا کرتا تھا، یہ تمام باتیں میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، تو یہ میری خود دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی غریب کی سنی بات ہے، تو لوگ کافی مطلب کافی حد تک کراچی کے لوگ واقف ہیں اس چیز سے۔ اس کے علاوہ جناب جن سیریز میں آپ کو بھی باقاعدہ شمولیت کی دعوت دیتا رہوں کہ جن احباب کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں قریب کے لوگوں سے، یعنی اس میں صداقت بھی ہونا ضروری ہے، کس سے کہانی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جناب علی وہ ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کے نام کے ساتھ اس کو جناب اس کو پبلش کرتے ہیں، جیسے میں سنا رہا ہوں آپ کو واقعہ اپنا، ایسے ہی آپ کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنا مجھے صرف ورڈس وہ کر دیجیے گا، میل کر دیجیے گا، میرا میل ایڈریس جو ہے اسکرین پہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ جناب کچھ واقعات ایسے اور بھی ہیں جو میرے بڑے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ غنی کی رحمت کرے انہیں، مجھ سے کوئی 12-13 سال بڑے تھے، وہ سب سے بڑے بھائی تھے میں ان سے مطلب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو وہ اس زمانے میں وہ جب میں نے منظر کالونی کا ذکر کیا، کسی زمانے میں جب وہ نئی آباد ہو رہی تھی، تو اسی طرح کا کوئی علاقہ تھا، میرے ذہن میں نام تو نہیں ہے لیکن کوئی بالکل نیا اسٹیبلش ہوتا ہوا علاقہ تھا، تو وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، وہ ہم سے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے مائگریٹ کر کے یہاں کراچی آ گئے تھے، تو ایکچولی ہم سب کی پیدائش بہن بھائیوں کی نا صوبہ سرحد کی ہے، فرنٹیئر کے کے پی کے، تو بڑے بھائی کام کی غرض سے کراچی بہت پہلے آ گئے تھے ہماری آمد سے، تو بنس روڈ پہ ان کی کوئی حساب کتاب تھا کام کا، جب وہ بس سے آتے تھے تو بس جو سی اس زمانے میں ان کی سہولیات اتنی نہیں تھی کہ وہ بالکل عین علاقے کے اندر ٹرانسپورٹ پہنچایا جائے، ٹرانسپورٹ وہاں نہیں جاتی تھی، یعنی کافی دور ٹرانسپورٹ اتارتی تھی، وہاں سے لوگوں کو پیدل گھر تک جانا پڑتا تھا، تو وہ جناب علی جس علاقے میں اتر کے جب وہ جاتے تھے گھر پیدل، ہماری پھوپھی تھیں ایک ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ
बस वो बुराइयाँ नई नई बातें जब आती तो इंसान बाज़ औक़ात दिमाग नहीं काम कर पाता। वो उस दिन बहुत ज़्यादा थके हुए थे बक़ल उनके, तो वो जब वहाँ ट्रांसपोर्ट उन्होंने जब छोड़ी और वहाँ से जब रवाना हुए घर के लिए, तो इत्तेफ़ाक की बात इनके साथ 2-4 सवारी और होती थी इलाके की, वो पैदल ही इकट्ठे बातें करते हुआ आया करते थे, लेकिन उस दिन इत्तेफ़ाक की बात ये अकेले थे और थके भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये अपनी धुन में जनाब अली वहाँ से चलते हुए आए थे पैदल। वो काफ़ी लंबा सफ़र था चूँकि, तो जब ये आबादी के करीब पहुँच गए, तो वो आबादी कुछ इसमें ऐसी थी कि जो बिल्कुल मतलब वीरान प्लॉट्स बने हुए थे, यानी चारदीवारी बनी हुई, किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ था और काफ़ी आगे जाकर वहाँ पर जनाब अली वो कुछ 20-25-50 घर बने हुए थे। अब जनाब अली ये जब वहाँ पहुँचे जहाँ पर घर था, तो वहाँ उनको एहसास हुआ कि उस अंधेरे में ना साथ-साथ कोई और भी है। इलेक्ट्रिसिटी उस ज़माने में ना होने के बराबर थी और जहाँ थी तो वो सहूलियत बहुत कम थी। खंभों पे जो एक लाइट छोटा सा बल्ब 60 वाट का या 100 वाट का जलता था, तो वो दूसरे बल्ब या दूसरे खंभे तक जो बल्ब लगा होता था, वहाँ तक की रोशनी को टच नहीं करता था। दोनों बीच में अच्छा खासा गैप आता था और वहाँ पर अंधेरा हुआ करता था। एनीवे जब ये वहाँ से चले तो रास्ते में इनको एहसास हुआ कि यार देयर इज समवन मोर हु इज़ विद मी। अब वो परेशान गए, दाएँ देख रहे हैं, बाएँ देख रहे हैं, कुछ उनको एहसास भी हुआ कि यार ये क्या है, मतलब मैं अकेला नहीं महसूस कर रहा। तो उन्होंने देखा झुक के थोड़ा-सा, तो एक बकरी का बच्चा उनके साथ-साथ पीछे-पीछे चल रहा था, व्हाइट रंग का। बड़े भाई जो थे वो उस वक़्त टुनटुनाने में थे, क्या थे, बहरहाल थकावट की वजह से बहुत हालत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने ख़्याल नहीं किया, उसको प्यार आया, उठा के झपट के उसको गोद में ले लिया। अब जब गोद में लिया तो उनका दिमाग उस वक़्त काम नहीं कर रहा था, चूँकि वरना दूरअंदेश जो आदमी होता है वो कभी भी दूर तक सोचने वाला ये काम नहीं करता। एनीवे वो हो गया उनके साथ। तो जब उन्होंने गोद में लिया तो वो मैं करता रहा, वो उसके साथ देखते रहे, चलते रहे। आस्ते-आस्ते चलते-चलते उनको एहसास हुआ जैसे उस जो बकरी का बच्चा, उसकी जो टाँग है ना, वो थोड़ा नीचे लटक रही थी। तो वो तो गोद में लिया हुआ था उन्होंने, यानी पूरे बच्चों को समेट के इस तरीके से, लेकिन ये टाँग उनकी जो नीचे लटकने लगी और उनके भाई के घुटने तक पहुंच गई, तो वो ज़रा थोड़ी-सी टेंशन में आ गए। उनको कुछ एहसास हुआ, फिर उनको अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि नहीं यार मैंने कुछ काम गलत कर दिया, ये वो चीज़ नहीं जो नज़र आ रही है। बस ये उस वक़्त जो बहुत पहले सोचना चाहिए था, उस वक़्त उनके ज़हन में ये बात आई। लेकिन बड़े सब्र से और गैर महसूस तरीके से वो ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे अपने आप को, काफ़ी आगे चले गए। तो मज़ीद टाँग लंबी हो गई और इतनी लंबी हो गई कि जनाब रोड से टकराने लगी, यानी ज़मीन से टकराने लगी। फिर भाई को एहसास हुआ कि यार ये कुछ नहीं तो ये कुछ और ही चीज़ है, बहरहाल बकरी का बच्चा नहीं। जब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गए, उन्होंने पूरी ताकत की मैंने इकट्ठी की और जनाब उस बकरी के बच्चे को मैंने 2 फीट उठा और रोड पर दे मारा। रोड पे बड़ी ज़ोर से पटका और उसके बाद जो कह रहे मैंने मुड़ के नहीं देखा और जनाब वो स्पीड पकड़ी, बहुत दौड़ लगाई कि मैं जनाब मेरी घर के दरवाजे जब ज़ोर से आके पीटा, वो बकरी का बच्चा पीछे भागता हुआ आ रहा था। और चूँकि घरवाले भी वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये अब तक आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। तो ग़ालिबन को 1 बजे का टाइम था या 12 बजे का टाइम था शायद। बहरहाल वो जैसे दरवाज़ा खड़ा है, फ़ौरन जैसे दरवाज़ा खोला, वो धड़ाम करके सीधा अंदर आके गिरे। परेशान हो गए घरवाले, उन्होंने बोला दरवाज़ा बंद करो बस। ये भाई के आखिरी अल्फाज थे। फटाफट दरवाज़ा बंद किया घर वालों ने और जनाब उनको उठाया, उठा के बिस्तर पर डाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से वो कुछ पसीने से खुश्क हुए और बहुत देर तक आँखें उन्होंने बंद रखी हुई। तो आँखें थोड़ी सी खोली तो वो घबरा गए थे कि खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं हो गया इसके साथ, लेकिन वो तो सोच भी नहीं सकते थे जिस मसले को वो फेस करके आ रहे थे। एनीवे उनको 5-6 दिन तक शदीद बुखार रहा, इतना शदीद कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस दौरान में वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहे थे। खौफ, यानी वो खौफ उसके हद तक तारी हो गया था कि वो बेचारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उनके मामला जो भी थे, बर्दाश्त और विल पावर सब साइड पे आ गई थी। जब थोड़ा होश आया, लोगों ने घरों ने पूछा, फूफी वगैरह ने कि दी बेटा हुआ क्या था, तो फिर उन्होंने बताया फूफी से भाई थे, फूफी थी, उनको ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं बकरी का बच्चा अपने गोद में उठा लिया। तो फूफी मेरी जो थी वो बड़ी जहादीदा खातून थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो छला हुआ था। तो जनाब अली
یہ ان کے ساتھ جب ہوا، بہرحال جب بھی وہ کسی سے بات کرتے ہیں ان سے بولتے ہیں کہ خدا کے واسطہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ ایوری تھنگ وٹ ایور ہیو ڈن ود می. تو وہ مطلب گھبراتے تھے، پریشان ہوتے کہ جب ہو گیا دفعہ اگر جو ہو گیا، میں بولنا چاہتا ہوں بار بجاتے رہتے. یہ سلسلہ تھا. اب ایک وہی میرے بڑے بھائی جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ میرے نام سے کافی حد تک مماثلت ہے ان کے نام کی. میرا نام شمس الحسن ہے، ان کا نام تھا فیض الحسن. تو 27-28 سال پہلے کی بات ہے، یا 28 سال پہلے کی شاید. انہوں نے ایک مکان لیا تھا. اصولی طور پر تو مکان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کسی سے کہ جناب اس مکان کو چیک کریں، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. مطلب میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں چونکہ بھگت چکا ہوں ابھی پوتے کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوا ہے، تو بہرحال یہ کہ اس روشنی میں سوچتا ہوں ہر چیز کو چیک کر لو. بولے وہ کرائے کا مکان ہے، یہ خریدا ہو، چیک کروا لو اس کو. تو وہ اس دن اس چیز کو جو دیکھا تو وہ مکان صرف اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ ایک ان کے دوست کا تھا، اور وہ کافی عرصے سے بند تھا، اور بہت پرانی کنسٹرکشن تھی اس کی بھی. تو ایک کمرہ ذرا پکا تھا، ایک کمرہ ذرا تھوڑا کچا تھا، اور بیچ دونوں کمروں کے درمیان کافی جگہ کافی فاصلہ تھا. تو بڑے بھائی نے وہ جو رہائش اختیار کی وہاں پر، وہ صرف یہ کہ پیسے کم تھے، تو وہ دوست نے کہا کہ چل یار ایسا کرو، یہ پیسے جو تمہارے پاس ہیں سو وہ دے دو مجھے، اور جو پیسے رہ گئے نا وہ آپ مجھے 5,000 10,000 کر کے دے دینا، مہینے میں 2 مہینے میں. ایسے دوست ان کا کلوز تھا، قریب وہ کسٹمر بھی تھا ان کا نا. فوراً قبول کیا جناب علی، وہ اس مکان میں شفٹ ہو گئے. اور جو مکان میں شفٹ ہوئے تو ہم جب گئے تو بڑا حیران پریشان کہ یار مکان تو اتنا بہت پرانا بنا ہوا ہے، اور تھوڑا نیچے بھی ہے، اور بظاہر تو گلی تو خیر بہت کافی اوپر ہو گئی تھی، مکان نیچے تھا. تو بہر انہوں نے تھوڑی بہت مٹی ڈلوا کے بھرت کر کے تھوڑا بہت کچا پکا فرش ڈلوا دیا تاکہ وہ اچھا. اب وہ فرش ڈلوایا تو نیچرلی کمروں کا فرش بھی نیچے ہو گیا، تو وہ بھی تھوڑا سا اس کی بھرت ہوئی. تو وہ چھت جو سی اس کی نارمل جو چھت ہوتی ہے 12-13 فٹ 14 فٹ، وہ جناب میری مشکل سے 8-9 فٹ رہ گئی. اور وہ پنکھا بھی بڑی مشکل سے مطلب احتیاط سے کوئی ایسے سیٹنگ کی تھی کہ وہ پنکھا خدا رہا چلایا نہیں کوئی اس سے. میں نے وہاں رہائش اختیار کی. تو بچے چونکہ اس میں جو بچیاں تھیں 2 بڑی بچیاں تھیں، اور اس کے بعد 2 لڑکے تھے ان کے، پھر ایک لڑکی ایک لڑکا، اس طرح کوئی سلسلہ تھا. جو بڑی بچی تھی 16-17 سال کی وہ بچی تھی. تو بھابھی ہماری ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ بچی کو کہا تھا کہ بیٹا آپ ناشتہ بنانا، بہن بھائی اسکول جائیں گے. اچھا اسی اسنا میں نے میری جو وائف تھی ان دنوں ان کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، کیونکہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 6 مہینے یا غالباً 1.5 سال ہوا تھا. یہ جناب ناشتہ واشتہ جو کر رہے تھے بچے، کچھ کر چکے تھے. وہ کچن کے سامنے ہی کافی بڑی جگہ تھی، وہ لاؤنج ٹائپ کی، وہاں چٹائی بچھا کے جناب علی بیٹھے ہوئے بچے ناشتہ کر رہے تھے. اور وہاں سے وہ بچی جو سی ہے بڑی، وہ پراٹھے بنا کے دی جا رہی تھی. ہوا یہ کہ اس بچی نے جو وہ روٹی بنا رہی تھی اسے مڑ کے دیکھا، تو وہ جو بچے ناشتہ کر رہے تھے اس کے تھوڑا سا پیچھے کی طرف، یعنی وہاں بچوں کی نظر نہیں جا رہی تھی، اس کی نظر پڑ گئی. دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا، کوئی بچہ ایسا تھا، کوئی 4 سال کا بچہ تھا. اب اس کی جو نظر پڑی ایک انجان بچے کو جو گھر کے اندر کنڈی لگی ہوئی، جبکہ گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، انجان بچہ. تو وہ کچھ پریشان ہو کر گئے. تو وہ بے ساختگی میں اچانک جو الفاظ نکل گئے تو انہوں نے کہا وہی کون ہے تو. لڑکا سے اس کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں ملا کے، نظر ملا کے جب دیکھتا رہا تو اس نے بولا تیری امی کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. تو لڑکے نے اشارہ سے کیا سامنے، یہ نہیں، جبکہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا. بس یہ ہونا تھا. لڑکی کو، ماں کو اس نے جب دیکھا لڑکے نے، تو ہماری جو بھتیجی تھی اس نے بھی جب دیکھا کہ نظر دوڑائی، تو وہاں کوئی جب نظر نہیں آیا تو واپس کی جب نظر لڑکے کی طرف گئی تو لڑکا بھی غائب ہو چکا تھا اس وقت تک، جبکہ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا ویسے کہ ویسے ہی. اب وہ گھبرانے کی باری اور کسی کی نہیں تھی ماں سوائے ہماری بھتیجی کے. اور ایسی گھبرائی کہ تھر تھر کانپنے لگی. تو اس نے آواز دی، شور کیا بچوں نے کہ اباجی کو کچھ ہو رہا ہے. تو بھابھی آئی فٹافٹ دوڑتی ہوئی، کس طریقے سے وہ اس کو لٹایا بٹھایا، بھائی کو جگایا. تو جناب پتہ لگا اس لڑکی کو دیکھتے دیکھتے بخار آ گیا اس کو فوراً، اور ایسا بخار جیسے شدید سردی سے آیا ہو، یعنی وہ ڈر گئی بری طریقے سے. اور بار بار اسی طرح دیکھے جا رہی تھی جہاں پر اس نے بچے کو دیکھا تھا. گھر والے پوچھے ہیں کیا چیز ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟
अब चूँकि बच्चे नाश्ता करते हैं, उसकी गुफ्तगू सुनी थी उन्होंने, उन्होंने बोला ऐसे से कोई था, इन्होंने आवाज़ दी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है और तेरे सब कौन है ना। जब उसने जवाब नहीं दिया, उन्होंने पूछा कि भी तेरी अम्मी कहाँ है। तो उसके बाद से ही मतलब इनकी कंडीशन हुई है। तो उससे पूछा हाँ भी क्या हुआ था, तो वो बताने से कहा से कि घबराहट इसको तो उरूज पे थी उसकी, इसलिए। तो बहर वो उसको वहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया, वो बार बार दरवाजे से बाहर निकल जाए। तो अब बाहर बाहर जाए तो कुछ थोड़ा सा उसको फ्रेश हवा मिले, तो वो जो माहौल था जिसमें डर रही थी उससे बाहर निकलती उसको थोड़ा सा बेहतरी का एहसास होता था। तो भाई समझदार थे, तो उन्होंने क्या क्या किया कि उनको उनके मामू घर छोड़ दिया, 2 महीने उसको वहाँ पर रहने दिया, तब जाके वो नॉर्मल हुई है। इस अवस्था में उन्होंने घर पर चेक करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन बहर वो जो एक मुद्दत से लोग रहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाते। अगर ये इसके अलावा मेरी वाइफ ने भी वहाँ पर देखा छत पे खातून खड़ी हुई हैं, तो उसी दूसरी भतीजी से पूछा कि बेटा ये औरत कौन खड़ी है छत पे। कह रहे, उसने बोला कौन चची, कह रहे वो देखो सामने। इसने देखा तो बच्ची ने, कोई भी नहीं। कह रहे नहीं चची आपका वहम है, कोई भी नहीं है। तो उन्होंने मुड़ के देखा, नहीं देखो खड़ी थे, देखा मुड़ के तो औरत गायब। अब की बारी हमारी बेगम की थी घबराने की। तो वो बहरहाल चूँकि मेहमान जाती थी, वो घंटा 2 घंटा बैठे हुए चली आए, तो वो घंटा 2 घंटे वाली कहानी वो ख़त्म हो गई। यानी वो घबराहट की वजह से उन्होंने आना जाना वहाँ से तकरीबन ख़त्म कर लिया। और इसी तरह घर के बच्चों को वहाँ पर कुछ बच्चे, अच्छा रात के वक्त जब ये नए नए गए थे, शिफ्ट हुए थे, इनको एहसास जब हुआ कि जनाब यहाँ पर हमारे साथ कोई और भी है, तो रात के वक्त जनाबली छत के ऊपर से, जैसे बच्चे गाते हैं, डफली बजा बजा के गाते हैं, कोई ढोलक की टाइप की ये वो, तो उससे लगा जनाब अली कि पूरी फैमिली थी पूरी वहाँ पर। तो फिर लेकिन ये चूँकि वो नुकसान कोई नहीं दे देते ना, ये फिर कोई इनको शिकायत उनको दी तो जनाब वो भी परेशान नहीं करते। लेकिन जब लोग देखते थे, बच्चे देखते थे, जब देख लेते थे तो उनको फिर वो घबराहट हो जाती थी। एनीवे उसको बहुत करवाया, चेक करवाया, ये करवाया वो करवाया, लेकिन वो नहीं हो पाया कुछ भी, वो जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो जो इलाज मुआवजा करते थे लोग, तो मौलवी हजरात ये जो भी हैं आलिम हजरात, उनका कहना ये था कि भाई ये लोग जाने के मूड में नहीं हैं, ये जाते हैं गालिबन और वापस आ जाते हैं, तो बेहतर ये कि आप मकान चेंज कर लीजिए। अब मकान में क्योंकि अपना जब होता है तो किराए का होता है तो इंसान छोड़ के दूसरे में चला जाता है, जैसे हमने किया था पोती की बीमारी में। लेकिन ये अब चूँकि उन्होंने ख़रीदा हुआ था, तो वो फिर उस बंदे से बात की कि ऐसे ऐसे बात तेरे मकान में भैया ये सिलसिला है। कह रहे यार शमशाद भाई हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि मकान तो काफ़ी अर्से से बंद है ये। कह रहे यार ऐसे ऐसे बातें, मैं तो भाई ये 1.5 साल मैंने कैसे गुजारा मेरा दिल जानता है। तो पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब हुई। तो बहरहाल उसको समझाया, बड़ी मुश्किल से उससे पैसे निकलवाए। अगरचे दोस्त था ज़ाहिर वो उसकी भी कानों में शादी उड़ती उड़ती पड़ी थी कि भी मोहल्ले ने कहा था कि हमारे घर में क्योंकि बंद रहता है तो ये कुछ ना कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं, तो आप ज़रा ख्याल रखो। तो ये ऐसी चीज़ें आम तौर पर वो इलाके जो थोड़ा सा वीरान हो, या तो वो, या ऐसे मकान जो बिल्कुल रोशनी ना हो और मुसलसल जनाब अली मतलब कोई पुरसाने ना हो उस घर का या उस प्लॉट का, इस मकान का, तो वहाँ जब रोशनी नहीं होती तो जब कुछ देखते हैं ये लोग, तो ये लोग वीरान से उठा बहुत ही वीराने इलाके से उठ के उन इलाकों में आए थे जो इंसानों के करीब हो। तो वहाँ पर उनको अपनी ग़िज़ाएँ वगैरह मिली। आपको पता है कि ये जिन जो है वो कोयला और हड्डी, यानी जो हम इस्तेमाल शुदा हड्डी होती है फेंक देते हैं आमतौर पे, वो हड्डी जिस पर हल्का सा गोश्त लगा हो, इस्तेमाल शुदा भले, वो हड्डी पसंद करते हैं, प्लस कोयला, ये 2 चीज़ें इनकी ग़िज़ा है। ये नबी करीम की एक हदीस, उसमें एक साहब थे, वो बैठे हुए थे मजलिस में, जब वो चले गए सारे लोग, एक साहब ही रह गए और वो साहब रह गए। तो वो साहब जाके उनसे कुछ नबी करीम से बात की, नबी करीम उनको जवाब दिया, कुछ तफसील बताई, उसके बाद वो साहब चले गए। तो साहबी चूँकि उनके लिए ये साहब जो थे बिल्कुल नया चेहरा था, तो उन्होंने ज़राए और तजस्सुस पूछ लिया कि जनाब नबी पाक से कि हुज़ूर ये कौन साहब थे। तो
उन्होंने हुजूर ने फिर बताया कि जनाब ये जिन था। तो कह रहे कि वो दरअसल ना उनको शिकवा था कि लोग इस्तंजा वगैरह करते हैं तो मिट्टी का डेला हो, पत्थर हो, कोयला हो, जो मिलता है उसी से कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब आप अपने सहाबा से एक अर्ज़ कर दीजिए मेरी तरफ से कि भाई आप ना बराए मेहरबानी कोयले और हड्डी से इस्तंजा नहीं किया करें। तो और वजह ये बताई कि जनाब ये हमारी मरगूब ग़िज़ाओं में से है और यही 2 ग़िज़ाएँ हम लोग खाते हैं। इसके अलावा कोई शादो नादिर कोई चीज़ खाते होंगे। ये मिठाई बहरहाल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये जो जो कहानियाँ या किस्से या वाक़यात हैं, ये आम तौर पे बेशुमार लोगों के साथ होते रहे और हो रहे हैं। तो जो भी अहबाब मतलब जिनके साथ ही हुआ हो, तो मैं उनसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मुझे मेल करते हैं तो ये मेरा मेल एड्रेस है जो स्क्रीन पर आप देखेंगे। कोशिश कीजिएगा उस जो भी आप मुझे मवाद भेजेंगे वो ज़रा साफ़ उर्दू में हो या साफ़ इंग्लिश में हो, ठीक है जनाब, ताकि उसको पढ़ना भी आसान हो और समझाना भी आसान हो लोगों को। और कोशिश कीजिए सादा सादा अल्फाजों में वो आपका मामला हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सादा सादा अल्फाजों में अपना जो मुद्दा है जो भी सिलसिला में बयान करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वाक़या है, आपको वाक़यात हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। और आप काइंडली मुझे अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज का वाक़या आपको कैसे लगे, वाक़यात कैसे लगे वो, और प्लस मुझे मज़ीद और क्या इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए वो भी आपकी राय भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दम है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे राय भी दीजिए। और जनाब मेरी एक गुजारिश जो आम तौर पे हर यूट्यूबर करता है और उसका हक़ है, क्योंकि हमें सिर्फ आपके व्यूज़ चाहिए होते हैं, लाइक चाहिए होता है और बिलखुसूस सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जो वीडियोज़ वगैरह उनको लाइक कर दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो और इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद नए वाक़यात से रोशनास करवाऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।